बहुत शुक्रिया आज के इस सेशन के अध्यक्ष लीलाधर मंडलोई जी, प्रोफेसर हितेंद्र पटेल साहब, वंदना जी चली गई, प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, प्रोफेसर मनीन ठाकुर साहब, प्रोफेसर उल्फत साहिबा, डॉक्टर रश्मि जी, चंद्रा जी। मेरे लिए ये बड़े एजाज़ की और ऑनर की बात है और एक इमोशनल चीज़ भी है, क्योंकि प्रोफेसर मैनेजर पांडे साहब से एक बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है, एक बड़ा पुराना रिश्ता रहा। स्टूडेंट लाइफ में हम उनको सुनते थे, उनसे इंस्पायर होते थे, उनसे सीखते थे और लेकिन ज़ाती तौर पे उनसे जान पहचान नहीं थी। मेरे ख़्याल से 2000 के आसपास जब उन्होंने दाराशिकोह पे काम करना शुरू किया तो हमारे एक टीचर ने, उन्होंने तलाश में थे किताबों के हवाले से, तो उनसे तारुफ़ कराया। तो एक तरह से उन्होंने मुझे ख़ुद ढूंढा और उसके बाद से हमेशा इस हवाले से वो पूछते थे और मैंने बहुत सारी किताबें दाराशिकोह पे, ईरान जब गया वहाँ से लेके आया और इसी तरह से बाकी जगहों पे उन्हें अगर कुछ मिलता तो वो बताते। बल्कि दाराशिकोह की एक किताब जो मुझे नहीं पता थी, फल्लाहात पे यानी कृषि पे, कि उस ज़माने में कृषि कैसे होती थी और क्या क्या चीज़ें उगाई जाती थी, वो हैदराबाद से छपी। तो उन्होंने मुझे इत्तला दी और मैंने मंगाया। तो उनसे एक बड़ा रिश्ता रहा। फिर आखिरकार उन्होंने मुझसे दाराशिकोह की जो रुबाइयाँ थीं, जो मैंने उर्दू में तर्जमा की थी, और उन्होंने हिंदी में मुझसे ट्रांसलेट करवाई और फाइनली उनकी वो किताब भी पब्लिश हुई। ख़ुद उनका जो इंगेजमेंट रहा है, और जैसा कि अभी प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी ने भी इशारा किया कि जो हमारी, जिसको हम वाकई जिसको भारतीय ज्ञान परंपरा कहते हैं, और चूँकि भारतीय पूरी जो सभ्यता है उसमें बहुत सारी सभ्यताएं और बहुत सारी धाराएं जुड़ी हुई है, तो हमारी ज्ञान परंपरा भी संकुचित नहीं है, वो बहुत ही इंक्लूसिव है और उसका इंगेजमेंट दुनिया के तमाम सिविलाइजेशंस के साथ रहा है। ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, चाहे वो ग्रीक सिविलाइजेशन हो, चाहे वो वेस्ट एशियन सिविलाइजेशन हो, ईरानियन सिविलाइजेशन हो, सेंट्रल एशियन हो, चाइनीज़ हो, सब के साथ सैकड़ों साल और हज़ारों साल से ये रिश्ता रहा है। और हमारे ये जो चिंतक रहे हैं, जिसमें पांडे साहब रहे हैं, उनका भी उनका पूरा काम इस चीज़ को बोलता है और जो उनका पूरा एंगेजमेंट है। आज का जो मौजू है कि साहित्य का जो फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ लिटरेचर एंड लिटरेचर ऑफ फ्यूचर, ठीक है, कि भविष्य का साहित्य और साहित्य का भविष्य। तो इस पे जब हम गौर करते हैं तो साहित्य का क्या भविष्य है और भविष्य का क्या साहित्य होगा, तो इसका एक जवाब तो यही हमारे सामने आ जाता है कि वही साहित्य का भविष्य है जो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन का भविष्य है। और भविष्य का साहित्य वैसा ही होगा जैसा हमारा सिविलाइजेशन होगा, इंसानी जो तहजीब जैसे आइंदा होगी वैसे ही हमारा साहित्य भी होगा। और आइंदा का और मौजूदा का, कंटेम्प्रोरी का गहरा रिलेशन और गहरा रिश्ता पास्ट से, भूतकाल से, माजी से भी है, उससे हम कट के नहीं जा सकते। और
साहित्य के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो फिर ज़बान की बात आती है, भाषा की बात आती है, उसके साथ फिर इतिहास की बात आती है, कल्चर की और तमाम जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उसकी बात आती है। तो जो चैलेंजेस साहित्य को आज है वो वही है जो हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी है, और उसको हल करने के भी वही तरीके होंगे जो जिससे दुनिया आज पूरी उसके साथ जूझ रही है। चूँकि हमारा जो लोग यहाँ पे हम बैठे हैं ज़्यादातर हिंदी से हमारा ताल्लुक़ है या हिंदुस्तानी भाषाओं से है, तो हम ज़्यादा उसके कॉन्टेक्स्ट में फिर हम बात करेंगे और बाकी चीज़ों की तरफ हम आएंगे। एक जो चीज़ है ख़ास तौर से जो मॉडर्न लिटरेचर है, उसको जो इश्यूज़ आए हैं वो आप देखेंगे कि उसका एक कहीं ना कहीं एक ताल्लुक़ जो है, एक जड़ जो है वो कॉलोनियल और जो कॉलोनियलाइजेशन का पूरा जो प्रोसेस था उसकी जो वजह बनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उससे भी जाके जुड़ता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिन लोगों ने शुरू किया उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि मटेरियल बेस्ड या मटेरियल ओरिएंटेड या मटेरियल में गर्क एक ऐसी सिविलाइजेशन का आइंदा जन्म हो जाएगा जो हमारे पूरी दुनिया में, चाहे वेस्ट हो या ईस्ट, उसके जो आध्यात्मिक या उसके जो मोरल एथिकल जो बेस है उसको पूरी तरह से वो हिला देगी, जिसका मुशाहिदा जो है हम आज के पूरी दुनिया की में जो हालात देख रहे हैं उसमें होता है। इसी की तरफ शायद इकबाल ने बहुत पहले इशारा किया था कि तुम्हारी तहज़ीब खुद अपने खंजर से अपनी, उसका मतलब यह है कि वो अपनी जान लेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। यानी सिर्फ मटीरियल के बेस पे जिस सोसाइटी, जिस तहज़ीब, जिस सिविलाइजेशन की बुनियाद पड़ेगी वो आइंदा किस तरह की तबाहियाँ लेके आएगी। उसके नतीजे में हम देखते हैं कॉलोनाइजेशन होता है और हम खुद एक कॉलोनी बन जाते हैं, और उस कॉलोनी में फिर जो हम बहुत सारी तब्दीलियाँ देखते हैं, उसमें एक तब्दीली जो है वो जिसमें कहते हैं अस्मिता की सियासत या राजनीति या जिसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहते हैं, उसने तमाम हमारी जो धारा थी जिसके लिए हमने कहा कि हमारी जो भारतीय या इंडियन जो नॉलेज ट्रेडिशन है या इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है वो इंक्लूसिव रहा है। वो ग्रीक पीरियड से भी हमारे रिश्ते थे, हमने उनको भी मुतासिर किया और उन्होंने भी हमें मुतासिर किया। आप मिडिल एज में देखेंगे तो मैं अभी बनारस का जो इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन है या उसका जो पूरा जो इंगेजमेंट है पर्शियन और अरब ट्रेडिशन से, तो मुझे हैरत होती है कि अब्बासिद पीरियड में 8वीं-9वीं शताब्दी में 150 के आसपास स्कॉलर्स आते हैं अरेबिया से बनारस में और यहाँ पे आके पढ़ते हैं, और फिर यहाँ से सैकड़ों की तादाद में पंडित जो है वो बगदाद में जाके बैठते हैं, और फिर वो वहाँ पे इंडियन जो टेक्स्ट है उसका ट्रांसलेशन होता है, और वही उसी जगह पे जहाँ पे भारतीय टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हो रहा होता है वहीं पे पूरा ग्रीक और रोमन जितना भी टेक्स्ट है उसका भी ट्रांसलेशन हो रहा था। तो ये उसी तरह से उससे पहले अर्ली मिडिवल पीरियड और फाहियान और हुएनसांग के ज़माने में या उससे पहले हम देखते हैं कि पूरे सेंट्रल एशिया और चीन के साथ हमारा इंगेजमेंट हो रहा है।
तो ये जो और फिर हम देखते हैं कि तकरीबन 1000 साल तक उस इंगेजमेंट को हमने संस्कृत के साथ साथ फारसी और बाकी भाषाओं में भी हमने उसको महफूज किया या उसका एक्सप्रेशन हुआ है। और जितनी भी हमारी ये नई भाषाएं हैं, हिंदी है, चाहे उर्दू है, बांग्ला है, गुजराती है, मराठी है, ये इसी पिछले 5, 6, 700 साल के बीच में पनपी हैं, बढ़ी हैं और उनकी तरक्की हुई है। आप देख लें, पूरा जो सूफ़ी काव्य है या भक्ति काल का पूरा काव्य है, उसको अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि फ़ारसी का जो पूरा ट्रेडिशन है सूफ़ी का, चाहे वो अत्तार हो, रूमी हो, अमीर खुसरो हो, सबका रिफ्लेक्शन आपको जायसी के यहाँ दिखेगा, आपको कुतुबन के यहाँ, आपको रहीम के यहाँ, सूर के यहाँ, मीरा के यहाँ, और यहाँ तक के नीचे तक आप आ जाइए तो गालिब, इकबाल, टैगोर, उनके यहाँ भी दिखेगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जीनियस है, जो ह्यूमन जीनियस है, वो हमेशा बाकी रहता है। ह्यूमन जीनियस कभी कम या ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, किसी न किसी शक्ल में हर ज़माने में था और रहा। लेकिन जो चीज़ बनाती है उस जीनियस को, वो उसका पूरा जो कल्चरल सिविलाइजेशनल बैकग्राउंड है। तो यहीं पे फिर ये सवाल उठता है कि 100 साल पहले जो टैगोर हमारे यहाँ थे, जो इकबाल हमारे यहाँ थे, और इस जैसे और बड़ी सारी शख्सियात थीं, क्या हमारी सोसाइटी में जो मौजूदा है 21वीं सदी में, क्या दोबारा कुछ ऐसा पैदा कर सकता है? ऐसा नहीं है कि वो जीनियस जो इकबाल के पास था, क्रिएटिव या पोएटिक, या टैगोर के पास था, वो आज नहीं होगा। बहुत सारे लोगों में होगा, ये हो सकता है। तो वो क्या वजह थी जिसने उनको बनाया? आप टैगोर को पढ़ें तो पता चलेगा कि टैगोर के यहाँ हाफिज़ हैं, टैगोर के यहाँ पूरी संस्कृत परंपरा है, टैगोर के यहाँ आपका जो न्याय का पूरा ट्रेडिशन है वो है, टैगोर के यहाँ अमीर खुसरो दिख रहे हैं, टैगोर के फादर को पूरा दीवान हाफिज़ याद था। हम फारसी के स्टूडेंट हैं, हमें आधा दीवान भी याद नहीं, उनको पूरा दीवान याद था। उसी तरह से इकबाल को देख लें, इकबाल जो है, इकबाल ने अरबी जानते हैं, फ़ारसी जानते हैं, संस्कृत के उनके बाज़ाब्ता स्वामी राम तीरथ उनके टीचर हैं, उनके लिए उन्होंने पूरी नज़्म लिखी है। यहाँ के लोकल ट्रेडिशन को जानते हैं, पूरा वेस्ट उन्होंने देखा हुआ है। तो जो संकीर्णता, जो नैरोनेस हमारे समय में आ गया है पिछले 100 साल के अंदर, वो उनके यहाँ नहीं था। उनके यहाँ उस ज़माने में ये बात शुरू हो चुकी थी। और इसका फॉल आउट क्या हुआ है? इसका फॉल आउट ये हुआ है कि जो नेचुरल हमारा एक्सपोज़र था, हमारे इंटेलेक्चुअल्स का, हमारी जो पढ़ी लिखी तबका का, या जो उनसे फैज़ हासिल कर रहे थे, वो अब उनका दायरा महदूद होता जा रहा है। और ये किसने दिया? ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल जो एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की गई कि ज्ञान का ये हिस्सा फला कम्युनिटी का है, यानी संस्कृत जो है मिसाल के तौर पे सिर्फ ब्राह्मणों का है, या जो है उर्दू फ़ारसी जो है वो मुसलमानों की हो गई, या फला हिंदी ज़बान फला की हो गई, या इस तरह से है। तो ये जो पूरा हुआ है, तो हमारी जो कलेक्टिव जो पूरा एक ट्रेडिशन था हमारा, उससे हम खुद को धीरे धीरे काटते चले गए, और वो जो बड़ी धारा थी उससे हमने अपने आप को धीरे धीरे काटा है। यानी हमसे जितना पहले का जनरेशन आप देखते जाएंगे, वो उतना ही वसी होता गया है। उसका और क्या फॉल आउट हुआ, उसका और क्या नतीजा निकला? उसका ये नतीजा निकला कि जिन भाषाओं को हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, मदर टंग कहते हैं, अपनी मादरी ज़बान कहते हैं, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं, उससे हम फिर कट रहे हैं। यानी आप ये देख लें कि
आज से 40 साल पहले का जो जनरेशन था वो अपनी भाषा पढ़ रहा था, अपने भाषा का लिटरेचर पढ़ रहा था, वो दिनकर को पढ़ रहा था, बाकी तमाम जितने लोग लिखे जा रहे थे उनको पढ़ रहे थे। आज का जो पिछले 30-40 साल का जो जनरेशन है उसका कटाव और ज़्यादा बड़ा है। तो जो पूरा एक जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो हुई, आज का बड़ा से बड़ा राइटर जो है वो अंग्रेज़ी के एक मामूली राइटर या पोएट से कम पढ़ा जाता है। मैं अंग्रेज़ी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, अब अंग्रेज़ी भी हमारी भाषा है, लेकिन इसका नतीजा ये होने वाला है कि हमारा जो शहरी तबका है, जो मिडिल क्लास तबका है, या जो वो तबका जो पढ़ता है और जिसका इंगेजमेंट ज़्यादा लिटरेचर से हो रहा है, वो अब अंग्रेज़ी पढ़ता है। वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत मामूली दर्जे के हमारे फिक्शन राइटर हिंदी में अंग्रेज़ी में हैं और वो लाखों में पढ़े जाते हैं। मनिंदर जी ने पूरा एक प्रोग्राम कराया था कि एक नॉवेल आई अंग्रेज़ी में और उसकी 2 महीने में शायद 5 या 7 लाख कापियाँ बिकी, और हमारे बड़े से बड़ा हिंदी, उर्दू, बंगला या जो भारतीय भाषा हैं उनकी राइटिंग्स आम तौर से वो खुद छापते हैं, खुद अपने दोस्तों में बांट लेते हैं, या जो बहुत पॉपुलर हैं तो वो 200-400 या 2-4 हज़ार। हम दुनिया की बड़ी भाषाओं में से हैं। अगर मान लें हिंदी जो है 50 करोड़ की आबादी की भाषा है, तो उसका अगर 1% भी अगर पढ़ता है तो 50 लाख होना चाहिए ना, 50 लाख किताब जानी चाहिए थी। ये चीज़ हम छोटी छोटी ज़बानों में जिनकी आबादी 5 करोड़ है, 10 करोड़ है, उसमें हम ये प्रॉब्लम नहीं देख रहे हैं। तो ये एक मसला तो ये हुआ है कि हमारी भाषा और हमारे साहित्य के साथ कि हमारा जो जुड़ाव है वो कम हुआ है, और इस जुड़ाव की एक वजह खुद ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है कि हम अंग्रेज़ी के साथ जाने में हमें कोई मसला नहीं होता, अंग्रेज़ी खूब पढ़ें, पूरी दुनिया की परंपराओं को पढ़ें, लेकिन हम अपनी चीज़ को भी पढ़ें, अपनी जो भाषा है और साहित्य है उसको अपने ज़ौक़ की, अपने टेस्ट की, अपने कल्चरल टेस्ट की भाषा भी बनाएं। ठीक है, जिस तरह से हम बिरयानी खाते हैं और अपने वैरायटी ऑफ फूड को हम इंजॉय करते हैं, वैसे ही हमें अपने लिटरेचर को भी हमारा उससे एक गहरा नाता और रिश्ता होना चाहिए। और फिर उसका ये चीज़ और क्यों आई है, उसकी एक वजह ये भी है कि ये तमाम भाषाएं बजाय इसके कि एक दूसरे के साथ जुड़ के चलते, वो सब लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं कि उर्दू वालों का अपना एक मतलब मसला है हिंदी के साथ, हिंदी वालों का उर्दू के साथ, उत्तर भारतीय भाषाओं का दूसरे बांग्ला के साथ, पंजाबी के साथ, जबकि ये सारी भाषाएं जिस वक्त बनी हैं वो सब कज़िन्स हैं, एक साथ बनी, आपस में सब बहनें हैं और एक ही माहौल में पल के जवान हुई है और बड़ी हैं। सब में वही बैकग्राउंड है, वही लोकल जो बोलियां थी, उसके साथ साथ संस्कृत की जो पूरी ट्रेडिशन है, उसके साथ साथ फारसी की पूरी ट्रेडिशन है। वो हर जगह इनके जितने भी जॉनर्स हैं, आप गज़ल ले लीजिए, मसनवी ले लीजिए, रुबाई ले लीजिए, तमाम चीज़ें जो है वो लेके आ रहे हैं। तो हम बजाय इसके कि इन भाषाओं के साथ इंगेज कर रहे होते, उसी तरह से हम अपने स्कूलों में देखते हैं। स्कूलों में आप जाएंगे तो ख़ास तौर से जो पब्लिक स्कूल है कि वहाँ पे सेकंड भाषा के तौर पे एक कोई जर्मन भाषा होगी या फ्रेंच भाषा बच्चा पढ़ रहा होता है, और 2 साल के बाद वो उससे उसका कोई रिश्ता नहीं होता। काश के कोई हिंदी भाषी जो है उर्दू पढ़ रहा होता, उर्दू बंगला पढ़ रहा होता, पंजाबी पढ़ रहा होता, तो उसकी अपनी भाषा जो है वो और ज़्यादा अच्छी होती। तो ये तो एक इशू है जो बहुत बड़ा मसला
हो रहा है और आइंदा और ज़्यादा होगा, क्योंकि जब आप अपना साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अपनी भाषा से आपका जुड़ाव नहीं होगा, तो ये और ज़्यादा ये इशू पैदा होगा। दूसरी जो चीज़ आ रही है वो ये कि जो हमारा वर्तमान जो साहित्यिक जनरेशन है, ठीक है, जो ख़ास तौर से पिछले 1935 और उसके आसपास और उसके बाद से कि जितने भी हमारे लिटरेरी मूवमेंट्स चले हैं, सबसे पहला प्रोग्रेसिव मूवमेंट चला, उससे पहले थोड़ा सा रोमांटिसिस्ट था, उसके बाद आप देख लें कि और बहुत सारे चले, मॉडर्निस्ट और जिसको जदीदियत कहते हैं उर्दू में, और बाकी सारी धाराएं चली। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी जो क्रिएटिव कोलोकियम में बात हो रही थी हमारे यहाँ, और बहुत सारे सोशल साइंटिस्ट और थिंकर्स थे, तो ये बात आ रही थी डीकोलोनाइजेशन की। तो डीकोलोनाइजेशन का ये नहीं है कि आप वेस्ट से इंगेज न कीजिए, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो चीज़ उनकी सोसाइटी या उनकी बहसों से जिसका जन्म हुआ, ठीक है, उसको उसी तरह से ला के हम जब अपने ऊपर थोपेंगे तो फिर वहाँ पे टकराव होगा। ये एक ऐसा ट्रांसप्लांट है जिसको बग़ैर चेक किए कि इसका जो ब्लड ग्रुप है या ये मेल खाता है या नहीं खाता है, तो उसका यही नतीजा हुआ कि जो मिसाल के तौर पे जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लोग थे, मैं उर्दू के हवाले से ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि वो तमाम लोग, उसमें मेरे उस्ताद थे अली सरदार जाफरी थे और बेशुमार लोग, ये सब ट्रेडिशन से आए थे। उनकी जो तरबियत हुई थी, उनकी तरबियत मदरसों में हुई थी, उनकी तरबियत अपने क्लासिक ट्रेडिशन में हुई थी। उन्होंने खुद जो लिखा, पूरा जो उनका तनकीदी और जो क्रिटिक है, ठीक है, बाद में आके फारूकी साहब और नारंग साहब और नामोर सिंह जी, तमाम लोगों ने जो उनका अपना जो काम है वो कबीर पे है, वो मीर पे है, वो गालिब पे है, इन तमाम तुलसी पे है, सारा उस पे। लेकिन जो नए जनरेशन को वो बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसे लिखो, वैसे लिखो। इसमें बड़ा पूरा एक कन्फ्यूज़न हुआ है। और हमारा जो तख्लीकी जो तबका है, जो क्रिएटिव तबका है, पिछले 50-60 साल में एक बहुत गुमराही का शिकार हुआ है। खुद प्रोग्रेसिव मूवमेंट के लोगों ने पूरे क्लासिक लिटरेचर का मजाक उड़ाया, बल्कि एक हद कुछ लोग उस पर एतराज़ भी किया। ख़ुद सरदार जाफरी साहब ने बाज़ाब्ता हाफिज़ पे एक पूरी किताब लिखी, कहा कि नहीं, हमारा रिश्ता उनसे भी है। तो ये एक दूसरा जो झटका लगा वो ये कि हमने बड़ी अंधी तकलीद की वेस्ट के फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन या वेस्ट में जो मूवमेंट चल रहे थे लिटरेरी, उसको अपने यहाँ के मसाइल से जोड़े बगैर या उस पर बहस किए बगैर हमने उसको ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की, अपने लिटरेरी तबके पर थोपने की कोशिश की। और उससे बड़ा एक ज़ाहिर है वो खुद उससे वाकिफ़ नहीं थे और उससे गुमराही पैदा हुई। एक ये चीज़ हुआ है। उस गुमराही में क्या क्या हुआ? एक जो चीज़ हुई है वो है क्राफ्ट की लेवल पे हुआ है, वो हुआ है जॉनर के लेवल पे हुआ, ठीक है। उसमें पूरी एक बहस आई, वो ये कि प्रोज पोइट्री। अब आप आज देख लें, पूरी जो हिंदी साहित्य, पूरा तो नहीं लेकिन एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसने सिर्फ हमारा जो पूरा पोएटिक ट्रेडिशन है उसको हिंदी में भी, उर्दू में भी और बाकी भाषाओं में भी, कि मेजर कॉर्पस जो हो गया है वो प्रोज पोएट्री हो गया है। मैं खुद भी लिखता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि प्रोज अलग चीज़ है, पोएट्री अलग है। और प्रोज पोएट्री को अगर आप पोएट्री में
तो मैं तो नहीं डालता, अगर आप उसको प्रोज में नहीं डालना चाहते तो वो कोई तीसरी विधा है, ठीक है। तो ये एक पूरे जो हमारे ट्रेडिशन से ये अलगाव हुआ है, मैं नहीं कहता कि ये उसकी खूबी नहीं है या उसकी अच्छाई नहीं है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं एक तरह का ऐसा कटाव हुआ है कि उससे नुकसान हो रहा है, हमारा पूरा पोएटिक ट्रेडिशन को नुकसान हो रहा है। उर्दू में मैं देखता हूँ कि उर्दू में इस मामले में एक हद तक कमी है, वहाँ पे गज़लें कही जा रही हैं, लेकिन ये वो गज़लें नहीं हैं जिसमें गज़ल की वो तमाम खूबी होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे गज़ल ने 3 फेज आया है गज़ल में। एक था जो सूफ़ी परंपरा को लेके आया, दूसरा जो है एक पूरा फ़िलासफ़िकल ट्रेडिशन पे पूरी बहस की, जैसे हमारे यहाँ बेदिल है, गालिब है या इकबाल वगैरह है। आज का जो गज़ल गो शायर है, ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है उर्दू में, वो फुसफुसी गज़लें कहता है, उसमें कोई फ़िक्र की गहराई नहीं है, नहीं एहसास की शिद्दत है और नहीं क्राफ्ट है। तीनों एतबार से उसमें खामियां हैं। और चौथी चीज़ क्या हुई है उर्दू शायरी में, चूँकि फ़िलहाल मैं पिछले 40-50 साल में देख रहा हूँ कि कोई बड़ा फ़िक्री मूवमेंट नहीं है। जो नज़मिया जो शायरी है, नज़्म की जो शायरी है, वो फ़िक्र चाहती है, उसकी जो एनर्जी है वो वहाँ से मिलती है कि कोई मूवमेंट चल रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोग्रेसिव मूवमेंट चल रहा था, तो वहाँ पे कम से कम एक फ़िक्र थी, भले क्राफ्ट के लिहाज से उसमें कमियाँ थी, लेकिन उसके बैकग्राउंड में एक फ़िक्र थी, एक पूरी सोच थी। इसलिए वहाँ के जो शोराए फैज़ हैं या सरदार जाफरी है या मोहिउद्दीन है, जो हमें नाम सुनाई पड़ जाते हैं, वो इसी वजह से है कि वहाँ पे एक मूवमेंट से जुड़ाव है। जो दुनिया में चर्चाएं चल रही है, जो बहसें चल रही हैं, या जो इंसानी सोसाइटी को जो मसाइल दरपेश हैं, ठीक है। आज की दुनिया जो सबसे ज़्यादा अपनी तारीख़ के एक बड़े ख़तरनाक दौर से गुज़र रही है, जिसमें पूरे सिविलाइजेशंस के मिटने और तबाह होने का एक ख़तरा है, ठीक है। एथिकल लेवल पे आप देख लीजिए, और पूरा जो डेमोक्रेटिक निज़ाम है दुनिया का, वो पूरे ख़तरे में है। लेकिन वहाँ पे हमारा शायर जो है वो बिल्कुल गज़ल फुसफुसी गा रहा है, उसके यहाँ कोई शायरी वो नहीं है। तो ये एक मसला है जिसकी तरफ हमारा जो नौजवान तबका है, जो सोचने वाला तबका है, जो क्रिएटिव तबका है, उसको सोचने की ज़रूरत है। तो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, यानी ज़बान की सतह पे भी जो, और पूरे हमारे इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन से कटने की जो बुनियाद है उसकी वजह से, और उसके साथ साथ जो हमारा जो पूरा क्लासिक जो ट्रेडिशन है शायरी का, उसकी समझ नहीं है, उसकी समझ की कमी हुई है, और वो हम हर लिहाज से देखते हैं। चाहे, और चूँकि इस पूरे क्रिएटिव तबका जो है दुनिया भर की बहसों से और जो एक्सपेरिमेंटेशन होनी चाहिए शायरी में, वो उससे वो नाआगाह है, और इसलिए हम देखते हैं कि वो नए तजर्बा करने में उसकी जुर्रत नहीं है। नया तजर्बा आदमी तभी करता है जब वो अपने तौर पे पूरी तरह से उस बहस में डूबा हुआ हो या उस चीज़ सिलसिले से जुड़ा हुआ हो। तो ये तमाम चीज़ें हैं, वो हमारे यहाँ मसला है। उसी तरह से उसके यहाँ इजहार की जुर्रत का भी ख़दशा है, ठीक है। एक बहुत ही रूढ़िवादिता या चूँकि पूरा वो है, आप देखें कि जिस तरह से अमीर खुसरो ने कह दिया कि खल्क मी गोयद के खुसरो बुत परस्ती मी कुनत आरे आरे मी कुनम मा खल्क आलम कारनिस, या मीर ने कह दिया
कि मीर के दीनों मज़हब का क्या पूछो हो भाई, उनने तो कशका खींचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। अगर आज का कोई शायर कह दे, कहना चाहिए जब ज़्यादा ज़ोर से इस बात को कहना चाहिए, जबकि हमारी सोसाइटीज़ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं और दुनिया भर के सोसाइटीज़ को प्रॉब्लम है, उस वक्त हमारा साहित्यकार, हमारा शायर, हमारा अदीब खामोश है, ठीक है। और उसकी वजह है कि वो इन तमाम चीज़ों से, चाहे कंटेम्प्रोरी बहसें हो या क्लासिक रवायात हो, उससे कटा हुआ है। तो ये बिल्कुल हाई टाइम है जब हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए, ताकि हमारे अदब, हमारी ज़बान और हमारी सोसाइटी का जो आइंदा या उसका मुस्तकबिल या उसका भविष्य है वो अच्छा रहे। बहुत शुक्रिया।